सेकेंड ईयर आज हमने सूबाई खुद मुख्तारी के बारे में पढ़ना है। 1973 के आइन के तहत किस तरह से इख्तियारात जो थे वो सूबों के हवाले किए गए। जैसे हमने देखा कि इससे पहले 1956 का आइन था और उसके बाद जो आइन बनाया गया 1962 का, हमेशा सूबों को एतराज़ रहा कि सूबों को ज़्यादा दाखिली खुद मुख्तारी नहीं दी गई। ठीक है, और इसी मसले की बुनियाद पर हमने देखा मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जब 1973 का आइन बनाया जाना था तो आइन साज़ों के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला था कि किस तरह से इख्तियारात को तकसीम किया जाए कि सूबाई खुद मुख्तारी के मसले को हल किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इख्तियारात सूबों को दिए जा सकें। तो इस तरह से 1973 का आइन जब बनाया गया तो सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा दाखिली खुद मुख्तारी देने की कोशिश की गई। अब हम देखते हैं इसके सबसे पहले वफाक की नोयत। जैसे हमने देखा कि 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वफाक बनाया गया था और इसमें सूबा पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान शामिल हैं। उसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इसका मुल्हका इलाका और फिर वफाकी कबायली इलाके, इन पर मुश्तमिल जो है वो एक पाकिस्तान का वफाक बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कानून साजी में हिस्सा है। तो वफाकी अमूर में हमने देखा कि जिस वक़्त वफाकी जो है वो फहरिस्त बनाई गई कानून साजी के अमूर की, तो दो फहरिस्तें जो हैं वफाक की उसमें आइन में तहरीर कर दी गई। एक वफाकी अमूर की फहरिस्त और दूसरी मुतसिला अमूर की फहरिस्त। उसके अलावा जितने भी बाकी मांदा इख्तियारात थे वो सारे सूबों के हवाले कर दिए गए ताकि सूबों को दाखिली खुद मुख्तारी ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सके और किसी सूबे को इसके ऊपर एतराज़ ना हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मुतसिला अमूर की फहरिस्त के बारे में मरकज़ और जो सूबाई हुकूमतें थीं दोनों को कानून साजी का हक़ दिया गया था, लेकिन बालादस्ती जो है वो मरकज़ी हुकूमत को दी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 18वीं तरमीम के तहत ये जो मुतसिला अमूर की फहरिस्त थी वो बाद में सूबों के हवाले ही कर दी गई है और अब सूबों को काफ़ी ज़्यादा सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो दे दी गई है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं इंतज़ामी निज़ाम है। वफाकी इंतज़ामिया जो है वो सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और जैसे हमने पढ़ा कि काबीना पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसी तरह से सूबे का निज़ाम भी है कि सूबे की सतह पर गवर्नर है, फिर वज़ीर आला है और फिर उसकी काबीना है। अब ये जो गवर्नर है हमने देखा कि उसको कौन मुकर्रर करता है, सदर उसकी तकर्री करता है वज़ीर आज़म के मशवरे से, और ये जो गवर्नर होता है वो सूबे में वफाक का नुमाइंदा समझा जाता है और सूबाई हुकूमत जो है वो अपनी जो भी उसका मतलब पॉलिसियाँ बनाती है वो अपनी मर्ज़ी से बनाती है। जो उसके हवाले अमूर कर दिए गए हैं सूबों के हवाले, वो उनके बारे में सूबे जो हैं वो बिल्कुल खुद मुख्तार हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कानून साजी कर सकते हैं और निज़ाम चला सकते हैं। उसके बाद हम अगला पॉइंट देख रहे हैं अदालती ढांचा है। तो हमने देखा कि वफाकी सतह पर जो सबसे बड़ी अदालत है वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद सूबाई सतह पर हर सूबे में जो सबसे बड़ी अदालत है वो हाई कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर दो सूबों के दरमियान कोई तनाज़ा हो जाता है या मरकज़ और सूबे के दरमियान, तो इस सूरत में जो सूरत हाल पैदा होती है उसका फ़ैसला, उन तनाज़ात का हल जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, और इसी तरह से हमने देखा कि अगर जजों को की तकर्री के बाद उनको माज़ूल किस तरह से किया जाएगा, एक आला अदालती कौंसल कायम की गई है जो कि जजों को माज़ूल कर सकती है, जिसके पास इख्तियार है वो मुकम्मल उसके बाद तहकीकात के बाद ऐसा करती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट जो है वो मालियाती अमूर है। जितने भी सूबाई अमूर हवाले सूबों के किए गए हैं उन सब के बारे में सूबाई हुकूमतें बिल्कुल खुद मुख्तार हैं। ठीक है, सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात पूरे करने के लिए क्या करती हैं, आवाम पर टैक्स लगाती हैं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मरकज़ी हुकूमत जो है वो सूबाई हुकूमत को माली मदद फराहम करती है। मरकज़ी हुकूमत जो भी टैक्स वसूल करती है उसमें मुनासिब हिस्सा जो है हर सूबाई हुकूमत को दिया जाता है। तो ये और इस मसले को हल करने के लिए यानी सूबाई हुकूमतों और मरकज़ के दरमियान कौमी मालियाती कमीशन जो है वो मुकर्रर किया गया है, जो इनके दरमियान मालियाती अमूर को तय करता है। जो भी मसला होगा उसको तय करना है कौमी मालियाती कमीशन ने। उसके बाद हम देखते हैं वफाकी सिविल सर्विस है कि वफाकी सतह पर एक सिविल सर्विस का इदारा जो है वो कायम किया गया है जो तमाम सूबों को सहूलतें फराहम करता है। ये जो भी आला अफसरान की तकर्रियाँ की जाती हैं वो इन सूबों में जाकर
جتنے بھی صوبے ہیں ان کا انتظام چلاتے ہیں، اور اس میں وفاقی پبلک سروس کمیشن میں تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے جتنے بھی افسروں کا تقرر کیا جاتا ہے آبادی کے تناسب سے کیا جاتا ہے، امتحانات منعقد کیے جاتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے تحت، اور جو ان میں مطلب کامیابی جو ہے پرسنٹیج جو ہے وہ آبادی کے تناسب سے دی گئی ہے تمام صوبوں کو۔ یہ ہم نے دیکھا وفاقی سول سروس کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے اداروں میں نمائندگی۔ اب پاکستان میں بہت سی طرح کے ادارے جو ہیں وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ان تمام اداروں میں ہر صوبے کو مناسب نمائندگی دی گئی ہے تاکہ کسی صوبے میں محرومی کا شکار کوئی بھی صوبہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، سینٹ کا چیئرمین اور یہ تمام جو عہدے دار ہیں وہ مختلف صوبوں سے لیے جاتے ہیں، تو اس طرح سے صوبائی خود مختاری بھی برقرار رہتی ہے اور صوبے بھی محرومی کا شکار نہیں ہوتے، سب کو مناسب نمائندگی جو ہے جتنے بھی ادارے پاکستان میں قائم ہیں ان میں ان کو نمائندگی ملی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں مکمل خود مختاری۔ جیسے ہم نے شروع میں پڑھ لیا صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 2 قسم کی فہرستیں درج کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری جو فہرست تھی جو کہ متصلہ امور کی تھی، اس میں تعلیم، صحت، زراعت، عدلیہ، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری، ثالثی قوانین وغیرہ تھے، وہ پہلے ان کے اس میں متصلہ امور کی فہرست میں شامل تھے، وہ اب سارے کے سارے صوبوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اب صوبے ان معاملات میں مکمل طور پر خود مختار ہیں ان کو طے کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ ہم نے دیکھی صوبائی خود مختاری کے حوالے سے کہ کس طرح سے صوبوں کی داخلی خود مختاری جو ہے وہ دی گئی ہے اور اس کا کس طرح خیال رکھا گیا ہے 1973 کے آئین میں۔